नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मोदी के खिलाफ जिस तरीके से कि ध्रुवीकरण हो रही है। जी हाँ, हम ध्रुवीकरण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भले ही दिख नहीं रहा है या फिर जो दिख रहा है उससे नज़रें चुराने की कोशिश हो रही है। और बात मीडिया की अगर करें तो मीडिया तो जैसे लगता है कि ठिका ही ले रखा है कि मोदी के लिए हम किसी भी हद तक चले जाएं, इसके लिए सच को छुपाना भी पड़े तो हम छुपा देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की जिस मुहिम की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, उस मुहिम के बाद बीजेपी के अंदर कितनी बेचैनी है, इसका असर अगर देखना हो तो महाराष्ट्र में दिख गया है। बिहार में भी जो उठापटक की बात आ रही है उसी का असर है कि किसी भी परिस्थिति में बिहार में भी कुछ हो जाए। लेकिन इन सब से अलग जो चीज़ें हो रही हैं वो समझने की जरूरत है। अखिलेश केसीआर से मिलते हैं कल, साधारण सी बात है, कोई मिलना जुलना तो लगा रहता है, लेकिन केसीआर से उनकी मुलाकात होती है और 5-6 घंटे मुलाकात चलती है। कई तरह की बातचीत होती है, उनके मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ सहयोगी उनके साथ होते हैं। केसीआर विपक्षी एकता के फोल्डर में नहीं है वो, और केसीआर से उनकी मुलाकात तब होती है जब एक दिन पहले विपक्षी एकता को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश में लगे हुए राहुल गांधी केसीआर पर जमकर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि केसीआर बीजेपी का बी टीम है। इस हद तक हमला, अमूमन राहुल इस तरीके के हमले से बचते रहे हैं, लेकिन केसीआर पर वो सारे हमले उन्होंने करी जिस हमले को लेकर स्वाभाविक तौर पर जो विपक्ष के एकता को लेकर जो बातें हो रही है वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आया कि केसीआर जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बीजेपी के बी टीम है। लेकिन केजरीवाल पर अभी भी राहुल इस तरह की प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति, ऐसी पार्टी जो जिस पर ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी का वो बी टीम है, उससे मिलने कौन जा रहा है? विपक्षी एकता की जो मुहिम चल रही है उसमें जो सबसे मजबूत धरा है, मतलब सबसे बड़े राज्यों को प्रतिनिधित्व करने वाला जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसके नेता उनसे मिलने जा रहे हैं। याद होगा आप, विपक्षी एकता के क्रम में नीतीश कुमार नवीन पटनायक से भी मिलने गए थे और नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद ये चीज़ें आई थी कि नवीन पटनायक दोनों में से किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये भी याद होगा। तीसरी बात, जिस दिन ममता बनर्जी पटना पहुंचती हैं और राहुल के साथ 1-to-1 बातचीत होती है विपक्षी एकता को लेकर, उस दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ममता बनर्जी पर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी करती है, अधीर रंजन। और वो टिप्पणी इस हद तक था जो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अगर बात करें तो ममता के लिए सहज नहीं था। अधीर रंजन फिर हाई कोर्ट जाते हैं कि पंचायत की चुनाव में हिंसा न हो, इसके लिए बाहर की फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। हिंसा न हो इसके लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी बहाल होनी चाहिए जो स्वतंत्र निकाय का चुनाव करा सके। इस हद तक स्टेट में चीज़ें चल रही हैं। फिर भी अखिलेश की बातचीत होती है केसीआर से। शरद पवार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई है तो बात करने वालों में ममता बनर्जी सबसे आगे, फिर सोनिया गांधी भी बात की, मल्लिका खड़गे ने भी बात किया, स्टालिन ने भी बात किया, अखिलेश यादव ने भी बात की, लालू यादव ने भी बात की और उनको मजबूती से डटे रहने को कहा। ये क्या है? ये राजनीति कौन सी राजनीति है? जरा इस राजनीति को समझने की जरूरत है। क्योंकि मोदी विदेश से जब वापस लौटे और मध्य प्रदेश में जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उनका अंदाज क्या था कि सारे विपक्ष वाले चोर हैं। एनसीपी के बारे में भी कहा था कि 70,000 करोड़ का लुटेरा है ये। स्टालिन के बारे में भी यही संवाद कहा और वही बात केसीआर को लेकर भी बोला उन्होंने। मतलब जो भी क्षेत्रीय दल है, उस क्षेत्रीय दल को लेकर जो नज़रिया मोदी की है उसमें कहीं न कहीं आने वाले समय में क्षेत्रीय दल को
समाप्त कैसे करें, इसकी साजिश में या इसके पॉलिटिक्स में लगातार बीजेपी लगी हुई है। इस बात को तमाम विपक्ष के जो क्षेत्रीय दल हैं वो ये बात समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर कांग्रेस मजबूत होता है तो उनका आधार वोट ही घटेगा, तो उनके आधार वोट में ही सेंधमारी होगी अगर कांग्रेस मजबूत होता है तो। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस के मजबूत होने से बीजेपी को नुकसान होगा। ऐसे ही राज्य है तेलंगाना, जहां कांग्रेस मजबूत होगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। ऐसे ही राज्य है उड़ीसा, जहां कांग्रेस मजबूत होगा तो बीजेपी कमज़ोर होगी। ऐसा ही राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां सीपीएम और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सीपीएम का जो वोट बैंक भाग गया है, अगर उसकी वापसी होती है तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। मतलब विपक्ष दो धाराओं के साथ चल रही है। एक धारा जो सीधे तौर पर फाइट करे, जहां बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ है वहां सीधे तौर पर फाइट करे। दूसरी धारा जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, वहां स्वाभाविक तौर पर बीजेपी कमजोर होगी। ऐसे राज्यों में अगर इस तरीके की बातें होती हैं, जैसे राहुल ने खुलकर केसीआर पर हमला बोला, भ्रष्टाचार से लेकर बीजेपी की बी टीम तक कह दी उसे, और इस भाषण के ठीक अगले दिन अखिलेश उनके पास पहुंचता है। मतलब यह है कि इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए कि चुनावी कार्यक्रम में कितना भी हमला एक दूसरे पर क्यों न हो, मिशन ये रहना चाहिए कि मोदी को गद्दी से बाहर करना है। और यही वजह है कि पंचायत चुनाव में, बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा है, कसमकस वाली स्थिति है। और कहा यह जा रहा है कि सीपीएम और कांग्रेस जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी कहीं लड़ाई में दिख ही नहीं रहा है। और यही वजह है कि पिछले बार जितनी हिंसा हुई उतनी हिंसा अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले पंचायत चुनाव की हिंसा देख लीजिए, इस बार भी हिंसा हुई है लेकिन उस तरीके की हिंसा नहीं हुई है। ग्राउंड लेवल पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता बने थे सीपीएम से बाहर आकर, कांग्रेस से बाहर आकर, वो फिर से लौट रहे हैं। मतलब इस सच्चाई को ममता भी स्वीकार कर रही है और कांग्रेस भी अब स्वीकार करने लगा है। और विपक्षी एकता को मजबूत करने वाले जो तत्व एक जगह बैठकर मंथन कर रहे हैं, वो भी इस सत्य को स्वीकार करने लगे हैं कि बीजेपी को अगर हराना है तो ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस का आधार वोट उनके साथ शिफ्ट किया और वो मजबूत हुए हैं, ऐसे राज्यों में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े और जिस स्तर तक प्रचार अभियान कर सकता है वो उसके करने की छूट रहनी चाहिए, ताकि बीजेपी को उन राज्यों में कमज़ोर किया सके। अब आप समझिए कि उड़ीसा के नवीन पटनायक से जो अंडर टेबल डील हुआ है नीतीश कुमार से, यही डील है कि आप क्या चाहते हो, बीजेपी कमज़ोर हो। बीजेपी तभी कमज़ोर होगा जब कांग्रेस मजबूत होगा, क्योंकि अगर हम लोग सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जितने हमारे खिलाफ वोट करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे लोग बीजेपी के साथ चले जाएंगे, जैसे पश्चिम बंगाल में चले गए। तो ये इन राज्यों का उदाहरण देते हुए जो एक अलग तरीके का कम्बिनेशन जो देखने को मिला है। सच कहिए तो मोदी को लेकर विपक्ष दोहरी राजनीति कर रही है, दो तरीके से मोदी की घेराबंदी कर रही है। और उस घेराबंदी में मोदी जिस तरीके से उलझ रहे हैं, शायद उनका आभास या उसका एहसास बीजेपी और संघ का नहीं है कि उड़ीसा में जिस अंदाज में कांग्रेस मजबूत हो रहा है, जो आदिवासी का आधार वोट जो कांग्रेस का था, जो वहाँ के ब्राह्मणों का आधार वोट था, वो आधार वोट जैसे ही खिसकेगा खुद बीजेपी वहाँ औंधे मुँह गिर जाएगी। और ये चीज़ें अब ग्राउंड पर दिखने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे राहुल मजबूत हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के साथ भारत जिस तरीके से राहुल ने स्टैंड लिया है, और हाल के दिनों में राहुल चाहे अमेरिका की यात्रा के दौरान हो या फिर दिल्ली में या फिर मणिपुर में, जो जिस अंदाज में वो राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस का वो पुराना वोट बैंक पूरे देश में, सिर्फ विपक्षी वाली शासन व्यवस्था की जगहों पर नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की तरफ एक तेज़ी से ये रुझान बढ़ रहा है। और दिसंबर आते आते चीज़ें बदलने लगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अंदाज यही है। अल्पसंख्यकों ने तो राहुल को नेता मान लिया है। इस वजह से तेजस्वी, नीतीश, अखिलेश
या ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि अब कांग्रेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के बगैर अब हम राजनीति की बात सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक मतदाता अब हमसे हिसाब मांगने लगा है। अब देखना ये है कि इस रणनीति का कितना लाभ विपक्ष को मिलता है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो राजनीति हमें लगता है कि बीजेपी को समझते समझते देर हो जाएगी, ऐसा महसूस हमें भी हो रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने जो कुछ भी किया है, भले विधायक और सांसद अपनी तरफ ले गए हों, लेकिन हाल के दिनों में जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के वोटर एक साथ मिलकर वोट किए हैं, ये कई जगहों पर देखने को मिला है। और अगर वोटर एक साथ रह गए तो फिर पार्टी का सिंबल बदल जाए, पार्टी किसी के और के हाथ में चले जाए, सत्ता विपक्षी गठबंधन को मिलेगा, ये साफ दिख रहा है।